बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हो? यस सर, सुन रहे हैं। क्या कल आप लोगों ने कल का लेक्चर रिवाइज किया था? यस सर, किया हुआ है लेक्चर रिवाइज। कोई उसमें आपको को मुश्किल पेश आई हो? नहीं सर, कोई मुश्किल नहीं है। चलें, आज हम आगे मूव करते हैं। ओस्मो रेगुलेशन से स्टार्ट करेंगे। ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स पे हम देखेंगे कि प्लांट्स किस तरह से मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं, होमोस्टेसिस मैकेनिज्म को मेंटेन करते हैं। हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं plants are distributed in different habitat of aquatic, moderate and severely dry terrestrial nature। ये प्लांट्स की बात की गई है कि वो 3 किस्म के एनवायरनमेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हैं। एक एक्वाटिक है, एक्वाटिक एनवायरनमेंट मतलब वाटर हो सकता है। ये वाटर है, ये मैरीन वाटर भी है और ये फ्रेश वाटर भी है। मॉडरेट एनवायरनमेंट जिसमें हल्का फुल्का पानी भी हो और वहाँ पे हल्की सी खुश्की भी हो। उसके अलावा ड्राई एनवायरनमेंट जो है, ये ऐसे एनवायरनमेंट की बात की जाती है जहाँ पे वाटर बहुत ही ज़्यादा स्कैंटी हो, वाटर ना होने के बराबर हो, पानी की किल्लत हो। लिहाजा इन्हीं की वजह से अब प्लांट्स को इस एनवायरनमेंट की बेस पे 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है: हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स ऐसे पौधे हैं जो कि वाटर के अंदर रहते हैं, पानी वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं। मीजोफाइट ऐसे पौधे हैं जो कि मॉडरेट एनवायरनमेंट में रहते हैं, दरमियाना, जहाँ पे पानी की किल्लत ना हो, वक्तन वक्तन उनको पानी मिलता रहे। जैसा कि आम एनवायरनमेंट है, ऐसे हमारा माहौल है जिसमें पौधों को हम खुद से भी पानी लगाते हैं, बारिश का पानी भी उनके लिए दस्तयाब होता है। तो इसके अलावा जीरोफाइट्स हैं ऐसे पौधे जिनको साल में चंद चंद महीनों के लिए पानी मिलता है, उसके बाद उनको पानी दस्तयाब नहीं होता। हाइड्रोफाइट्स सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है। फाइट्स मीन प्लांट्स एंड हाइड्रो मीन वाटर। द प्लांट्स living in water. Hydrophytes have the adaptations to remove the loading of its cells in fresh water. हाइड्रोफाइट्स की प्रॉब्लम ये होती है कि कॉन्स्टेंटली इनके अंदर पानी एंटर हो रहा होता है, कॉन्स्टेंटली वाटर इनके अंदर ऐड हो रहा होता है। तो इसका यही प्रॉब्लम है इन पौधों का कि इन्होंने अपने इस एक्सेस वाटर को अपने सेल से रिमूव करना होता है। लिहाजा ऐसे पौधों की बहुत ज़्यादा अडोप्टेशन होती हैं। इनकी जितनी भी अडोप्टेशन जो होंगी वो इस तरह से हैं कि इन्होंने अपने सेल्स के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर है इन्होंने उसको रिमूव करना होता है। लिहाजा इस टाइप के अंदर जो पौधे हैं उनकी कुछ खास खूबियां हैं। अगर आपने देखा हो कि जो गांव में कुछ तालाब होते हैं, कहीं पे बारिश का पानी खड़ा रहता है तो वहाँ पे अक्सर जड़ी बूटियां आ जाती हैं। पंजाबी ज़ुबान में अक्सर उनको वो भी कहते हैं, छपरियां भी कहते हैं। छपरियों पे आपने देखा होगा, छप्पर पे या छपरियों पे के पौधे के जो पत्ते होते हैं, छपरियों पे जो पौधे हैं उनके लीव ब्रॉडर सरफेस होते हैं। उनके ब्रॉडर लीव सरफेस होने का फ़ायदा यही होता है, वेरी लार्ज सरफेस उनकी होती है कि उनसे एक्सेसिव अमाउंट में वाटर ट्रांसपायर होता है, ज़्यादा मिकदार में पानी हवा में बुखारात बन के शामिल हो जाता है। जब लीव की सरफेस ब्रॉडर होती है, ब्रॉडर सरफेस की वजह से इनके ऊपर
स्टोमेटा की तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है। और इनकी एक और अडॉप्टेशन है कि इनके स्टोमेटा अपर सरफेस पर होते हैं, अपर सरफेस फेसिंग टूवर्ड्स द एटमॉस्फेयर, ताकि ये भी इसको प्रमोट करते हैं वाटर लॉस को। इसमें हम देख सकते हैं कि इसकी एग्जांपल में डायग्राम दी हुई है मैंने एक्वाटिक प्लांट्स की। निम्फी जीनस है, पानी के ऊपर ये पौधा है और इसके आप पत्ते देखें बिल्कुल राउंड है, ब्रॉड सरफेस है, और इसके जो स्टेम्स हैं वो नीचे की तरफ गए हुए हैं और क्लियर ग्रीन लीव्स हैं इसके। सरफेस ब्रॉड सरफेस इसकी मेजर अडॉप्टेशन है। एक ब्रॉड सरफेस, दूसरी अडॉप्टेशन इसके स्ट्रोमेटा की तादाद बहुत ज़्यादा होती है ताकि ज़्यादा मिकदार में वेपोरेशन कर सके, और स्ट्रोमेटा की जो पोजीशन है दैट इज टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर। अब हम बात करेंगे मीजोफाइट्स की। मीजोफाइट्स हैव मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी। मीजोफाइट्स में मॉडरेट दरमियाना किस्म का पानी इनके पास मुयसर होता है। जब इनके पास अब दो कंडीशंस हैं मीजोफाइट्स के पास, दो कंडीशंस हैं। पानी एक तो इनको कभी ज़्यादा मिलेगा और पानी इनको कभी कम मिलेगा। अब इन दोनों कंडीशंस में इनकी बॉडी डिफरेंट मैकेनिज्म के साथ अडॉप्ट करेगी। जब इनके पास सफिशिएंट सप्लाई होगी वाटर की, पानी एक्सेस होगा, बारिश होगी या किसी नदी नाले के पास होगी, तो इनकी एक अडॉप्टेशन है। इनके स्टोमेटा जो हैं ये हमेशा ओपन रहते हैं। इसलिए ओपन रहते हैं कि ये ज़्यादा मिकदार में वाटर को ट्रांसपायर कर सकें, अपने माहौल में रिलीज कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ अगर इनको रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई मिले, इनको पानी की कम मिकदार मिले, तो पानी की कम मिकदार के अंदर इनके स्टोमेटा बंद रहते हैं ताकि पानी अपने एनवायरनमेंट के अंदर कम मिकदार में ट्रांसपायर हो सके। मीजोफाइट की एग्जांपल आपके माहौल में, सराउंडिंग में जितने भी पौधे हैं, चाहे वो गुलाब है, मैंगो, ब्रासिका, इवन कि आम, फसलों में लगाए जाने वाले पौधे, वो तमाम के तमाम मीजोफाइट्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। दूसरी एग्जांपल है जीरोफाइट्स की। जीरोफाइट्स में वो प्लांट्स आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ड्राई एनवायरनमेंट्स के अंदर रेजिस्ट करते हैं। ड्राई एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करना होता है इन्होंने, लिहाजा इनकी बॉडी की अडोप्टेशंस भी ड्राई एनवायरनमेंट के मुताबिक होती हैं। इनको हम सकुलेंट प्लांट्स भी कहते हैं। ये डायग्राम है एक कैक्टस प्लांट की है। कैक्टस प्लांट जो है कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने शायद कभी देखा भी हो, ये आम पाया जाता है दरख्तों में या दरख्तों के पास कहीं होता है लेकिन ये सहराई पौधा है। इसको खुद से लोगों ने पंजाब के अंदर काश्त किया हुआ है। इसकी खास किस्म की अडोप्टेशन है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सकुलेंट प्लांट्स की अडोप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों को कुछ बानी याद होने चाहिए। इसकी इसका फर्स्ट इसकी अडोप्टेशन है। इसके अंदर ट्रांसपायरेशन का रेट बहुत रिड्यूस होता है, बहुत कम ट्रांसपायरेशन करता है एज कंपेयर टू मीसोफाइट्स या हाइड्रोफाइट्स। दूसरी इसकी अडोप्टेशन है, इसके जो लीव्स है, इसके लीव्स बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। आम लीव्स बहुत बारीक होते हैं, वो एक पेज की तरह होते हैं। इनके लीव्स पेज की तरह नहीं होते, इनके लीव्स स्टेम्स लाइक होते हैं, थिक लीव्स होते हैं। और थिक लीव का पर्पज यही होता है कि मैक्सिमम अमाउंट के अंदर वाटर को स्टोर किया जाए और सरफेस एरिया कम किया जाए। सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो कम होगी, तो वाटर कम मिकदार के अंदर अपने एनवायरनमेंट के अंदर ट्रांसपायर होगा। तीसरी इनकी अडोप्टेशन है, इन लीव्स के ऊपर इनकी जो क्यूटिकल होती है वो काफ़ी थिक होती है, वैक्सी होती है, उसके अंदर वैक्स ज़्यादा होती है और उसका टेक्सचर लेदर की तरह होता है। उसका पर्पज़ ये होता है कि वो भी ट्रांसपायरेशन को मिनिमम करता है, वाटर लॉस को वो रिड्यूस करता है।
फोर्थ अडॉप्टेशन इसकी, इनके जो स्टोमेटा हैं वो मोस्टली लोअर साइड पे होते हैं। जो अपर सरफेस होती है, द सरफेस टू फेसिंग टूवर्ड्स द स्काई, वहाँ पर अक्सर जो है वो स्टोमेटा नहीं होते, लोअर सरफेस पे स्टोमेटा होते हैं। वो उसकी वजह भी यही है कि एयर मूवमेंट्स अपर सरफेस पे ज़्यादा होती है और लोअर सरफेस पे एयर मूवमेंट्स कम होती है। और एक स्पेशल अडॉप्टेशन स्टोमेटा, एक तो इनके लोअर सरफेस पे होते हैं और ये खास किस्म के छोटे छोटे सुराख होते हैं। ये डिप्रेशन के अंदर भी इनके स्टोमेटा मौजूद होते हैं। डिप्रेशन सुराखों के अंदर, अब जो एयर ड्रॉपलेट्स है वो जब किसी सुराख के अंदर आएगा, उसके अंदर आगे वो थोड़ी देर रुकेगा, हवा उसको डायरेक्टली अपने साथ बहा के नहीं ले जाएगी। लिहाजा हवा को, एयर को टाइम लगेगा कि ऐसे वाटर ड्रॉपलेट जो सुराख के अंदर हैं, डिप्रेशन के अंदर हैं, तो उनको वहां से रिमूव करने में टाइम लगेगा। लिहाजा ये इनकी एक बहुत ही स्पेशल स्ट्रेटजी है टू प्रिवेंट एंड टू रिड्यूस देयर वाटर लॉस थ्रू evaporation। इनकी एक स्पेशल और अडॉप्टेशन है, कुछ खास ऐसे कैक्टस की स्पीशीज होती हैं जो कि बहुत ही ड्राई सीजन के अंदर सहराओं में अपने अपने लीव्स को गिरा देते हैं, लीफ फॉल कर देते हैं। जैसे आम तौर पे हमारे यहाँ मौसम खिजा के अंदर दरख्त अपने पत्ते, दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, इनके पत्ते बहुत ही ड्राई सीजन में झड़ जाते हैं। उसका उसका ये होता है कि जब इनके लीव्स नहीं होंगे तो इनकी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी। ये इनकी स्पेशल अडॉप्टेशन है। एक और अडॉप्टेशन, इनके स्टेम्स ही फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनके स्टेम्स के अंदर ही क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। और रेनी सीजन के अंदर ये खास जब बारिशें होती हैं तो अपने स्टेम्स के अंदर अच्छा खासा पानी जखीरा कर लेते हैं, जो कि बाद में ड्राई सीजन के दौरान, खुश्की वाले मौसम के दौरान ये उसको इस्तेमाल करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। एनिमल सेल्स जो हैं प्लांट्स की तरह, ये भी जो एनिमल्स हैं ये भी डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तीन किस्म के ही स्पेशल एनवायरनमेंट है। एक एनवायरनमेंट जिसके अंदर वाटर की मिकदार ज़्यादा हो, एक एनवायरनमेंट जिसके अंदर वाटर की मिकदार नॉर्मल हो, और थर्ड एनवायरनमेंट जिसके अंदर वाटर की मिकदार बहुत कम हो। लिहाजा एनिमल्स ने अपने बॉडी का सॉल्ट और वाटर बैलेंस मेंटेन करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की हुई हैं। Animal cells require more critical balance of water and solutes in the body as they can't survive in net water gain or loss। लिहाजा प्लांट्स के लिए बल्कि ये ज़्यादा क्रिटिकल बात है कि ज़रा सी भी पानी की कमी या पानी की ज़्यादती लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए डेंजरस हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाए, जिसको हम आम जुबान में डिहाइड्रेशन कहते हैं, तो डिहाइड्रेशन ये एक फैटल कंडीशन हो सकती है एनिमल्स के लिए। वाटर कंटिन्यूसली लीव्स एंड एंटर्स द सेल्स। एनिमल सेल्स में भी कंटिन्यूली मुसलसल उनके सेल्स के अंदर वाटर दाखिल हो रहा होता है और खारिज हो रहा होता है। बहरहाल इन दोनों कंडीशंस के बावजूद जो प्लांट एनिमल्स के सेल्स हैं वो अपना सॉल्ट एंड वाटर रेगुलेशन को मेंटेन किए होते हैं। आमतौर पर इस मेंटेन को कंट्रोल करने के लिए एनिमल्स के अंदर दो किस्म की अप्रोचेस होती हैं। देयर आर टू अप्रोचेस टू मेंटेन दिस बैलेंस। फर्स्ट अप्रोच कहलाती है ओस्मो कन्फॉर्मर्स। बल्कि इस अप्रोच की बेस पे हम ये भी कह सकते हैं कि देयर इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द regulation according to the osmo regulation in animals. That is a classification of animals into two groups. First group is osmo conformers. ओस्मो कन्फॉर्मर जो होते हैं ये आइसोटोनिक होते हैं। ऐसे एनिमल्स का बॉडी फ्लूइड अपने एनवायरनमेंट के साथ आइसोटोनिक होता है, आइसोटोनिक टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इवन फॉर मेरीन सॉल्ट वाटर एनवायरनमेंट, इवन कि अगर उनका इवन के सॉल्ट वाटर में ही एग्जिस्ट कर रहे हो,
ऐसे एनिमल्स की बॉडी जो है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ आइसोटोनिक है। फॉर एग्जांपल, अगर एनवायरनमेंट के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर भी साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, मीन सेम सेम होगा। अगर दूसरी तरफ अगर ये किसी पॉन्ड में, किसी लेक में, किसी दरिया में, नहर में रहते हैं तो इनके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, साल्ट की मिकदार कम होती है। तो सिंपल, क्योंकि ये आइसोटोनिक है तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि दरियाओं में रहते हैं उनकी बॉडी के अंदर भी साल्ट की मिकदार कम होगी। लिहाजा इसी वजह से, क्योंकि ये एडजस्ट कर लेते हैं जैसा इनका एनवायरनमेंट होता है, इसी वजह से इनको ओस्मो कन्फॉर्मर्स कहते हैं। बहुत से इनवर्टिब्रेट्स, बहुत सी बहुत सी एक्वेटिक फिश की टाइप्स, बहुत से मैरीन फिशेस इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं, ओस्मो कन्फॉर्मर्स। थर्ड टाइप है ओस्मो सेकंड जो क्लासिफिकेशन है एनिमल्स की वो है ओस्मो रेगुलेटर एनिमल्स। ये वो एनिमल्स हैं जो कि रेगुलेटर कहलाते हैं। रेगुलेटर वर्ड यूज हुआ है, मींस these animals have some active mechanism to regulate or to control their osmotic balance in their body fluids regarding the environmental conditions। ये एनर्जी को यूज करते हुए एक्टिवली, इन एनर्जी को यूज करने का ये नहीं मतलब कि ये भागदौड़ करते हैं। एनर्जी को यूज करने का मतलब है कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स, बॉडी सेल्स, वो बॉडी सेल्स एटीपी एनर्जी के मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं, एक्टिवली वो कुछ मैकेनिज्म्स को अडॉप्ट करते हैं। ये जिन मैकेनिज्म्स को एक्टिवली अडॉप्ट करते हैं वो साल्ट और वाटर को उनके बॉडी सेल्स के अंदर रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, किस तरह से रेगुलेट करते हैं? अगर ये एनिमल्स समुद्रों के अंदर पाए जाते हैं तो ऐसे एनिमल्स की बॉडी के अंदर साल्ट की मिकदार कम होगी, जबकि हमने कहा ओस्मो कन्फॉर्मर में उनकी बॉडी के अंदर साल्ट की मिकदार ज़्यादा होती है, जबकि ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। ओस्मो रेगुलेटर के ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि मैरीन वाटर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उनकी बॉडी के अंदर साल्ट की मिकदार कम होती है। मतलब इन्होंने बहुत सी अडोप्टेशन अडॉप्ट की हुई है कि अपनी बॉडी के अंदर कम साल्ट को मेंटेन करते हैं। द एनिमल हुज बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन differ noticeably the outside the environment actively regulate the discharge, access water in hypotonic and excrete salts in hypotonic condition। लिहाजा ये हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करते हैं और हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर ये एक्स्ट्रा साल्ट को रिमूव करते हैं। दो डिफरेंट कंडीशंस हैं, ये भी हम आगे जाके नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे। लिहाजा ये बात साबित हुई कि जो एनिमल्स हैं ओस्मो रेगुलेटर के अंदर जो कि डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इनहैबिटिंग द डिफरेंट एनवायरनमेंट हैव डिस्टिंक्ट अडॉप्टेशन। इनके अंदर वाज़िया किस्म की अडॉप्टेशन होती है कि अपने ओस्मोटिक बैलेंस को रेगुलेट करते हैं। यानी कि जो एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल समुद्रों में या ताज़ा पानी में या खुश्की पर पाए जाते हैं, ये मैकेनिज्म तमाम एनिमल्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर ओस्मो रेगुलेशन किस तरह से एडजस्ट होती है। ज़्यादातर अभी मैंने आपको बताया था कि जो मैरीन के इनवर्टिब्रेट्स हैं वो ओस्मो कन्फॉर्मर्स हैं, समुद्रों में पाए जाने वाले। अमॉन्ग द वर्टिब्रेट्स, इसके अलावा वर्टिब्रेट की अगर हम बात करें, इसमें हैगफिश आती है। हैगफिश ये आइसोटोनिक है विद द सराउंडिंग सी वाटर। आइसोटोनिक का भी यही मतलब है, ओस्मो कन्फॉर्मर। एक ही वर्ड, इन दोनों का एक ही मीनिंग है कि ये अपने जैसा माहौल होता है उसी के मुताबिक ढल जाना, कि अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक ही इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर वाटर एंड साल्ट को उसी के मुताबिक एडजस्ट कर लेना होता है, चेंज नहीं करना। थर्ड एग्जांपल है कार्टिलेजिनस फिशेस की, मेंटेन लोअर इंटरनल साल्ट कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ सी वाटर। अब
ये जो है ये मेंटेन करते हैं। यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया है मेंटेन। मेंटेन का मतलब है कि ये ओस्मो रेगुलेटर है, ये रेगुलेट करते हैं अपनी बॉडी के इंटरनल लोअर साल्ट कंसंट्रेशन को दैन दैट ऑफ सी वाटर, क्योंकि सी वाटर में साल्ट की मिकदार ज़्यादा होती है और बॉडी में इनकी साल्ट की मिकदार कम होती है। ये स्पेशल एग्जांपल है कार्टिलेजिनस फिशेस की। कौन सी अडोप्टेशन है जिसकी वजह से कार्टिलेजिनस फिशेस खुद को सी वाटर के अंदर अडॉप्ट करती हैं? ये शॉर्ट क्वेश्चन दिया है, गिव द mechanism by which cartilaginous fishes maintain their lower salt concentration in the sea water. Yeah, what are the osmo regulatory mechanism of cartilaginous fishes? ये मुख्तलिफ तरह से इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये जो इसकी अहमद, यस सर। आप लोगों को आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। वीडियो भी आ रही है आप लोगों को? मेरी पिक्चर आ रही है साथ नजर? यस सर, आ रही है, वो भी आ रही है। अडोप्टेशन। अब इनकी अडोप्टेशन इनकी बॉडी के अंदर स्पेशल है। किडनीज की अडोप्टेशन है, देयर किडनीज फॉर ओस्मो रेगुलेशन। किडनीज क्या करती हैं? वो एक्स्ट्रा साल्ट्स को रिमूव करती हैं, एक अडोप्टेशन। उसके अलावा गिल्स के थ्रू साल्ट्स को रिमूव किया जाता है। गिल्स गिल्स एंड आल्सो पोजेस साल्ट्स एक्सक्रीटिंग ऑर्गन्स। तीसरी अडोप्टेशन, इनके अंदर खास किस्म के ऑर्गन्स हैं जिनको हम कहते हैं रेक्टल ग्लैंड्स, कि इनकी दुम के पास, ऐसी फिश में जो इसकी दुम होती है, टर्मिनल एंड होता है, उसके पास कुछ ग्लैंड्स होते हैं, वो रेक्टल ग्लैंड्स भी इसको एक्स्ट्रा साल्ट्स को रिमूव करने में मदद देते हैं। तो ये जो कार्टिलेजिनस फिश है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को अडॉप्ट करती है अपने सेल से एक्स्ट्रा साल्ट को रिमूव करने के लिए, तो रिमूव सॉल्ट अगेंस्ट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ये वर्ड यूज हुआ है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। इसका मतलब होता है कि ज्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ साल्ट निकालना, नहीं सॉरी, कम मिकदार से ज्यादा मिकदार की तरफ या ज्यादा से कम की तरफ एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। इनकी बॉडी के अंदर मोस्टली साल्ट डिपॉजिट हो रहा होता है, तो इन्होंने अपनी बॉडी से साल्ट को एनर्जी के मॉलिक्यूल यूज करते हुए इनके सेल से एटीपी के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं और वो साल्ट को पुश करते हैं आउटसाइड द एनवायरनमेंट। अच्छा, अब कुछ फिशेज ऐसी हैं जो कि कदर काफी कम साल्ट रखती हैं अपनी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, लेकिन उनकी कुछ अडोप्टेशन ऐसी हैं कि वो अपने आप को हाइपोटोनिक कर लेती हैं, सॉरी हाइपरटोनिक कर लेती हैं। यानी कि ये जानबूझ के अपनी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा साल्ट को डिपॉजिट करती हैं ताकि अपने एनवायरनमेंट के साथ आइसोटोनिक हो सके, लेकिन वो बायोलॉजिकली उनकी मैकेनिकल अडोप्टेशन जो है वो हाइपोटोनिक है, लेकिन उन्होंने खुद को कुछ ऐसी अडोप्टेशन अडॉप्ट की हैं कि वो हाइपोटोनिक करती हैं खुद को, ताकि उनकी एनर्जी वेस्ट ना हो साल्ट को रेगुलेट करने के मामले में। ऐसे ऐसे मामला समुद्रों में ही पेश आते हैं। अब वो कौन सी अडोप्टेशन है, ये भी बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला। इसको अगर आपके पास नोट्स प्रिंटेड हैं तो इसके ऊपर आप हाईलाइट लगा लें या इसको बाद में कर लेना। व्हाट आर द अडोप्टेशन बाय विच सम फिशेस रेंडर देम हाइपरटोनिक इन द सी वाटर? ये इसका आंसर है। या ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज TMAO एंड व्हाट इज ट्राइमेथाइल अमाइन ऑक्साइड? तो कुछ फिशेस क्या करती हैं, अपनी बॉडी के अंदर अपने ही यूरिया को रिटेन करती हैं अपने बॉडी फ्लूइड के अंदर एक खास मिकदार के अंदर। दीज फिशेस रिटेन यूरिया इन एडिक्वेट कंसंट्रेशन। अब यूरिया में पता है कि यूरिया तो बहुत टॉक्सिक होता है। यूरिया अगर ब्लड के अंदर मौजूद हो तो उसकी वजह से बहुत सी प्रोटीन्स डीजनरेट हो सकती हैं, क्योंकि यूरिया अगर ज़्यादा मिकदार में हो, ये टॉक्सिक केमिकल है, ये डैमेजिंग है फिश के तमाम बॉडी सेल्स के लिए। लिहाजा इसको काउंटर इफेक्ट करने के लिए, इस यूरिया के जहरीले
तासुरात को ख़त्म करने के लिए इनके अंदर एक और केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड TMAO। ये यूरिया से प्रोटेक्ट करता है इसके लिविंग सेल्स को। अब हम एग्जांपल है मैरीन के अंदर एक और टाइप है बोनी फिशेस की। बोनी फिश जो है इसकी एक स्पेशल खूबी ये भी है कि इसका ओरिजिन हुआ था फ्रेश वाटर में। ये डिसेंडेंट है कि इसके अबाव अजदाद का ताल्लुक फ्रेश वाटर से है। बोनी फिश द डिसेंडेंट ऑफ फ्रेश वाटर, ये दो वर्ड्स बता रहे हैं कि इसके अबाव अजदाद का ताल्लुक फ्रेश वाटर का मतलब है कि दरियाओं से, नहरों से। दरियाओं नहरों में ये रहने वाली फिश है, लेकिन बाद में ये इस तरह हुआ कि ये बाद में इसने बट लेटर बिकम मैरीन, बाद में ये समुद्र में ट्रेवल कर गई और इसने समुद्र के अंदर अडोप्टेशन की। लिहाजा अगर ये फ्रेश वाटर है इट मीन्स कि इसकी वही अडोप्टेशन इसने अपने समुद्र के अंदर भी मेंटेन करनी है। कि फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी में रहने वाली मछली वहाँ पे जाके क्या चीज़ प्रॉब्लम इसको फेस होगी, वहाँ पे जाके ये फेस करेगी एक्स्ट्रा साल्ट को। लिहाजा उस एक्स्ट्रा साल्ट को इसने अपनी बॉडी से निकालना है और इसने अपनी बॉडी को हाइपोटोनिक फ्लूइड को मेंटेन करना है एंड कॉन्स्टेंटली क्लोज वाटर and constantly lose water from their hypotonic body fluids to the hypotonic environment। लिहाजा ये इसको खतरा भी है कि इसकी हाइपोटोनिक बॉडी से हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर वाटर भी कॉन्स्टेंटली ज़ाया होता रहेगा। आपको शायद ये बात समझने में मुश्किल पेश आ रही हो, फ्रेश वाटर को आप लिंक करें हाइपोटोनिक से, क्योंकि इसके अबावजात का ताल्लुक फ्रेश वाटर से है। लिहाजा इसकी बॉडी के जो मैकेनिज्म है वो भी हाइपोटोनिक के मैकेनिज्म, कि इसकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होगा वो हाइपोटोनिक होगा और समुद्र में इसके ऑपोजिट, इसके बरक्स हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट पाया जाता है। और हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट हमें पता है ऐसा एनवायरनमेंट है जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। लिहाजा इस ज़्यादा साल्ट की कंसंट्रेशन में क्या प्रॉब्लम होगी कि इस कम साल्ट की कंसंट्रेशन वाले एनवायरनमेंट से, मतलब बॉडी फ्लूइड से, कम साल्ट का मतलब दूसरी जुबान में कि यहाँ पे वाटर की मिकदार ज़्यादा है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर। बॉडी के हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट से वाटर कॉन्स्टेंटली लूज होगा हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर। आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी स्टूडेंट को? नो सर। आपको बात समझ आ गई है इस मैकेनिज्म की, हाइपोटोनिक से हाइपोटोनिक किस तरह से ये शिफ्ट करता है? अच्छा, इसकी अडोप्टेशन है, बोनी फिश ने अपने इस मैकेनिज्म को किस तरह से मेंटेन किया हुआ है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। हाउ द बोनी फिशेस अडॉप्ट टू द मैरीन एनवायरनमेंट, बस इतना सा पूछा जाएगा कि बोनी फिश मैरीन एनवायरनमेंट में किस तरह से अडॉप्ट करती हैं, तो ये इसका आंसर है। These bony fish have adopted themselves to drink large amount of sea water, कि ये बहुत ज़्यादा मिकदार में समुद्र का पानी पीती रहती है। एंड excrete concentrated urine, पानी ज़्यादा पीती है और यूरिन को बहुत कंसनट्रेटेड फॉर्म में रिलीज करती है, मतलब कंसनट्रेटेड फॉर्म, साल्ट की मिकदार ज़्यादा होती है यूरिन के अंदर। एंड रिजल्टिंग इन मैक्सिमम साल्ट एक्सक्रीशन, जिसका मतलब यही है कि ज़्यादा मिकदार में साल्ट को रिलीज किया जाता है और कम मिकदार में पानी को लूज किया जाता है, यानी कि पानी को महफूज किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट को भी बॉडी से बाहर निकाला जाता है यूरिनेशन की शक्ल में। अब हम शिफ्ट करते हैं ओस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर ही ये चल रहा है अभी, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट। फ्रेश वाटर एनिमल जो हैं ये भी कॉन्स्टेंटली डिफरेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं। अब इनकी प्रॉब्लम ये है कि फ्रेश वाटर में पानी की मिकदार ज़्यादा होती है कंपोजिशन के से लिहाज से हम देखा जाए। कुछ बच्चे सोचते होंगे कि समुद्रों में पानी ज़्यादा होता है, तालाब में पानी कम होता है। हम इसको पानी की ओवरऑल मिकदार से बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कंपोजिशन के हवाले से।
वाटर रेफरेंस टू साल्ट या साल्ट रेफरेंस टू वाटर। फ्रेश वाटर में वाटर कंपोजिशन के हवाले से वाटर की परसेंटेज ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू साल्ट, जबकि मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर वाटर की कंपोजिशन कम होती है एज कम्पेयर टू साल्ट, यानी कि साल्ट की परसेंटेज वहाँ पे कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्रेश वाटर। इनकी एडोप्टेशन है खास तौर पे अगर हम बात करें इनवर्टिब्रेट्स की, इनवर्टिब्रेट में प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, ये तीनों क्या करते हैं? आपने अमीबा में भी स्ट्रक्चर देखा होगा प्रीवियस क्लासेस के अंदर, पैरामीशियम के अंदर, कि इनके अंदर बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कॉन्स्टेंटली एक्स्ट्रा वाटर को इनकी बॉडी से रिलीज करते रहते हैं। ये एक्टिवली पंप आउट करते रहते हैं इनके एक्सेस वाटर को। उसके अलावा अगर हम बात करें फिश की, इनवर्टिब्रेट के बाद हम मूव कर रहे हैं वर्टिब्रेट्स की तरफ, तो वर्टिब्रेट्स में मैनी फ्रेश वाटर एनिमल्स इंक्लूडिंग फिश रिमूव्स एक्सेस वाटर बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ वेरी डाइल्यूट यूरिन। ये बहुत ही डाइल्यूट किस्म का यूरिन अपने एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। अभी आप लोगों की अटेंडेंस भी लगानी है। The loss of salts is compensated by the reference of salts containing food and by active uptake of salts by gills and skin. लिहाजा जब ये ज़्यादा मिकदार में यूरिन रिलीज करेंगे एनवायरनमेंट के अंदर, तो यूरिन के साथ साथ कुछ ना कुछ साल्ट भी रिलीज होगा। लिहाजा ये जो साल्ट का नुकसान है, इनकी बॉडी से जो नमकियात कम हो रहे हैं, अपने नमकियात को ये कंपनसेट करते हैं कुछ इस तरह से कि ये कुछ ऐसी फूड को प्रेफर करते हैं, ये वाले एनिमल जिनके अंदर साल्ट की मिकदार ज़्यादा हो, या अपनी स्किन और अपने गिल्स की मदद से ये एनवायरनमेंट से भी साल्ट को अपटेक कर लेते हैं। अच्छा, ओस्मो रेगुलेशन, ये नोट लिखा है स्पेशल, ओस्मो रेगुलेशन एनिमल्स को इस काबिल बना देती है कि इसी ओस्मो रेगुलेशन की वजह से एनिमल्स यूनिवर्स में, इस कायनात में मुख्तलिफ किस्म के एनवायरनमेंट के अंदर, मुख्तलिफ किस्म के हैबिटेट्स के अंदर इन्होंने अडोप्ट किया हुआ है। मतलब कुछ समुद्रों में रहते हैं, कुछ ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं, कुछ मैरीन वाटर में रहते हैं, और जो एनिमल्स हैं इनमें वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स भी रहते हैं। ये भी एक वजह है कि आपको मुख्तलिफ एनवायरनमेंट के अंदर मुख्तलिफ स्पीशीज इवोल्व हुई नज़र आती हैं। ये भी एक ख़ास मैकेनिज्म है ओस्मो रेगुलेशन। यही मैकेनिज्म अगर हम देखें कि पूरी दुनिया का ही ये असूल है कि यूनिवर्सली प्लांट्स और एनिमल्स ने अपने इस मैकेनिज्म की वजह से खुद को डिवाइड किया हुआ है मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स के अंदर। अभी आप लोगों की अटेंडेंस लगा लो। यस सर। अब ये मीटिंग का टाइम एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को मैं दोबारा मीटिंग स्टार्ट करूंगा, आप लोगों ने दोबारा से ज्वाइन कर लेना है। तो अभी हम 5-7 मिनट और जो है ना, एक और स्लाइड हमने अभी ख़त्म करनी है इसके बाद। क्लियर? आप एग्री हो आप लोग?
सर आज के लिए इतना बहुत है, और फिर याद भी मैं करना भी होता आपको है। दिखाता और हूँ कितनी स्लाइड्स हुई हैं। हाँ जी। हमने की है, यहाँ से स्टार्ट किया है, 1 पेज, 2 पेज, हाँ ठीक है, 2.5 पेजेस हो गए हैं, काफ़ी है 2 पेजेस तकरीबन। चलें ठीक है, काफ़ी, इतना को क्लोज कर देते हैं। अगर आप लोगों ने कोई और क्वेश्चन करना हो इससे